हेलो, नॉलेज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित सिंह। आज हम लोग जानेंगे भारत का 5th जनरेशन एडवांस एमका एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ बहुत ही रोचक जानकारियां। भारत अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमान एमका को तैयार कर रहा है। इसका फुल फॉर्म आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये बहुत ही उन्नत श्रेणी का, बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी का लड़ाकू विमान है, जिसमें कई देशों ने इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, यानी अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी पर अभी भी देश में काम चल रहा है, क्योंकि जब भी ये बन के तैयार होगा तो ये बहुत ही उन्नत श्रेणी का लड़ाकू विमान होगा। भारत के पास राफेल, सुखोई जैसे उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमान तो हैं, पर अब एडवांस टेक्नोलॉजी यानी और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे पास जो भी लड़ाकू विमान हैं, हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर है, लड़ने में बहुत ही अच्छे से सक्षम है, पर इस फाइटर एयरक्राफ्ट जो आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी जब हमें छुपकर किसी दुश्मन पर अंदर तक वार करना होगा। तो आइए देखते हैं अपने इस एमका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो इस एमका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रही हैं। तो इसमें हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमारी भारत की ही एक कंपनी है, ये कंपनी डीआरडीओ के तहत एक विकास एजेंसी है जो विमान का डिज़ाइन तैयार करेगी और पूरे विमान को तैयार करने में डीआरडीओ, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक भारतीय निजी कंपनी, जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, का एक सार्वजनिक उद्यम होगा और यह उद्यम ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से तैयार करेगा। हालांकि इसकी जो लागत आकी जा रही है लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। ये लागत आपकी कुछ फिक्स नहीं होती, ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। कभी कभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या कुछ डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आंकी गई कीमत होती है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए में हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि भारत पहला ऐसा देश नहीं है जो इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करेगा। विश्व के और भी कई बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रखा है पहले से। उनमें से जो रशिया है उसने Su-57 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया है। अमेरिका ने F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रखा है। चाइना ने चैंगडू J-20 नामक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पहले से डिज़ाइन कर रखा है और यूज़ में भी ला रहा है। तो ये तीनों जो एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और रशिया, अमेरिका और चाइना द्वारा अपनी एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं और इनका यूज़ भी किया जा रहा है। हालांकि कहना ये भी है कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है, अमेरिका इसको अपनी वायुसेना की रीढ़ मानता है और इसे अपनी वायुसेना में किसी अन्य देश को देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी अभी वो किसी अन्य देश को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है। भारत ने रशिया से ये Su-57 खरीदने के बजाय अपने ही देश में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत कम कीमत में इसे हम तैयार भी कर सकते हैं और समय समय पर इसकी टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर इस तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट हम अपने ही देश में बना लें। तो एमका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें 2 इंजन है। तो इंजन की जो ज़रूरत होती है वो आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट में जो पेलोड कैरी किया जाता है, जो फ्यूल कैरी किया जाता है या खुद का जो उसका वजन होता है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर देखिए इसमें एक इंजन से भी काम चल सकता था, पर इंजन की क्षमता ज़्यादा लेनी पड़ती। 2 इंजन वाला है तो इंजन की क्षमता कम होगी, तो हम उसमें 2 इंजन लगा सकते हैं। तो इंजन एक होंगे या 2, इससे विमान की अच्छाई या खराबी नहीं आकी जाती। 1 या 2 इंजन जो उसमें पेलोड कैरी किया जा रहा है, इंजन का जो वजन है या जो भी मिसाइल वगैरह वो ले जा रहा है, उसी के लिए हम इंजन का चुनाव करते हैं और 1 इंजन कम पड़ने पर 2 इंजनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भारत ने 2 इंजन
वाला एक लड़ाकू विमान सिलेक्ट किया है, यानी 2 इंजन इसमें जुड़े होंगे। स्टेल्थ क्षमता से युक्त होगा। स्टेल्थ क्षमता का मतलब होता है कि जब आपका जो फाइटर प्लेन है दुश्मन के इलाके में जा रहा है तो वहाँ पे उसके रडार कनेक्ट होते हैं। रडार जो है हमारे एक तरीके से उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और ढूंढ करने के बाद उनका एयर डिफेंस सिस्टम उस फाइटर प्लेन को नष्ट करने में सक्षम होता है। पर स्टेल्थ क्षमता अगर किसी प्लेन में है तो जो दुश्मन का रडार है वो उसे ढूंढ नहीं पाता है, और न ढूंढ पाने की स्थिति में, न डिटेक्ट कर पाने की स्थिति में जो हमारा फाइटर प्लेन है दुश्मन में अंदर तक, दुश्मन के इलाके में अंदर तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पाकिस्तान पे अटैक करना है या चाइना पे अटैक करना है बिना उनकी जानकारी के, तो हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ क्षमता से युक्त होना चाहिए, जिससे उनका रडार जो सीमा पे कनेक्टेड हो, सीमा पे लगे होते हैं, वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, और आसानी से हम अपने लक्ष्य को भेद करके वहाँ पे हमले करके डिजायर्ड लोकेशन पे मिसाइल गिरा के, बॉम्ब गिरा करके हम सुरक्षित अपने देश की सीमा में वापस आ सकते हैं। यानी ये ऐसे प्लेन होंगे जो दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुस करके उन्हें उनके जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उन्हें नष्ट करके वापस आ सकते हैं। इस विमान का वजन लगभग 25 टन का विमान होगा, जिसमें 1500 किलोग्राम का अतिरिक्त पेलोड, आपका आंतरिक पेलोड ले जा सकते हैं। आंतरिक पेलोड यानी जो विमान के अंदर कैरी किया जा सकता है, विमान के इंटरनली कैरी किया जा सकता है। अभी मैं उसका दिखाऊंगा तो आपको शो करूंगा कि कहाँ पे आंतरिक पेलोड रखा जाता है, कहाँ बाहरी पेलोड रखा जाएगा। 6500 किलोग्राम का अतिरिक्त ईंधन बड़े टैंकों के फॉर्म में, किनारे आपने देखा होगा फाइटर प्लेन के जो आपका विंग्स रहता है उसमें कनेक्टेड रहते हैं 2 टैंक, मिसाइल जैसे लगते हैं पर वो मिसाइल नहीं होते, वो अतिरिक्त ईंधन होता है जो कभी भी पहले जो आपका फाइटर प्लेन होता है उसी अतिरिक्त ईंधन को यूज़ करता है, और उसके ख़त्म हो जाने के बाद उन टैंक को गिरा करके, अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड में उड़ना होता है तो टैंक गिरा करके वहाँ से अपने मेन इंजन और मेन फ्यूल से ही वो वापस आ जाता है। 5500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड ये ले जा सकता है। बाहरी पेलोड मीन्स उसके विंग्स पे जो बॉम्ब वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं, ये उसका पेलोड होता है। सप्रेशन ऑफ इनमी एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हमें पता है, उसमें एक रेडार होता है, एक आपका मिसाइल सिस्टम होता है। रेडार मिसाइल या प्लेन्स को डिटेक्ट करता है, और जो मिसाइल सिस्टम होता है वो उस टारगेट को नष्ट कर देता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्राउंड स्ट्राइक। तो ग्राउंड स्ट्राइक माने सर आपका विमान से और ज़मीन पर कैसे अटैक किया जा सकता है, कैसे अच्छे से अटैक किया जा सकता है, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो बहुत ज़्यादा जो हमारा एम का है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ग्राउंड स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन का मतलब है दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको ख़राब कर देगा, उनको जैम कर देगा, जिससे वो किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, और हम अपने जो डिफेंस सिस्टम है या अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उससे दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टेल्थ क्षमता के बारे में, जिसका हमने पहले अभी बात की थी कि क्या होती है स्टेल्थ क्षमता। तो स्टेल्थ क्षमता में हमारे पास एक रडार होता है जो चारों तरफ 360 डिग्री रोटेट करता रहता है। रोटेट करने के साथ में आपका एक मैप भी शो करता रहता है, ये रडार की लाइन होती है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई आपका विमान इस रडार के सामने आता है तो ये जो है इस ग्राफ के फॉर्म में, देखिए पॉइंट के फॉर्म में उसको आपका दिखाने लगता है। इस रडार की जहाँ तक रेंज होती है उस रेंज में इसे दिखाने लगता है। हालांकि जो रडार का काम करने का तरीका यही होता है कि इसमें जो ईएम वेव्स छोड़ी जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी स्पीड हमें पता होती है, और किस समय में वो टकरा के वापस आ रही हैं वो ये डिटेक्ट कर लेता है, यानी कब इसने छोड़ी और कब वो इसके पास टकरा के वापस आई। उससे मल्टीप्लाई करके हमारी दूरी आ जाती है और एंगल पता हमें लग जाता है कि किस 3 डायमेंशन में वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम में उसमें जो मिसाइल कनेक्ट हैं उनको आदेश दे करके उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया जाता है। पर ये तभी काम करेगा जब हमारे रडार से निकलने वाला सिग्नल विमान से टकरा करके या किसी मिसाइल से टकरा करके, फाइटर एयरक्राफ्ट से टकरा करके वापस रडार तक आए। अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं टकरा करके वापस नहीं आती तो रडार उस चीज़ को अपने मैप में
अपने डायग्राम में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, अपने सिग्नल में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ढूंढ नहीं पाएगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो फाइटर प्लेन है ये बहुत अंदर तक सीमा में घुस के अटैक कर सकता है। और स्टेल्थ टेक्निक में क्या होता है, स्टेल्थ टेक्निक में यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए येलो कलर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएगी तो, पर होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस विमान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ सर्टेन एंगल पर रोटेट हो जाएगी। तो विमान की बॉडी को ऐसा बनाया जाता है जिससे इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसकी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बहुत ही कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से वापस जाती हैं। और कुछ ऐसे एंगल पर जो विमान की डिज़ाइन होती है, ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि ये जो हमारे वेव्स हैं ये टकरा कर किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो दो तरीके से विमान को स्टेल्थ बनाया जाता है, जिससे वापस लौटने वाला जो सिग्नल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जिससे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर डिटेक्ट भी कर पाता है तो बहुत स्मॉल पॉइंट के फॉर्म में है, यानी वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि ये साधारण कोई चिड़िया है या कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बड़ा फाइटर प्लेन है। और उस स्थिति में दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करके हमें नष्ट नहीं कर सकता और हम उसकी सीमा में अंदर तक घुस करके उसे नष्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टेल्थ टेक्निक में, दूसरी स्टेल्थ टेक्निक में क्या एडवांटेज होता है। तो स्टेल्थ टेक्निक के जितने प्लेन होते हैं इसमें देखिए आंतरिक पेलोड की मैंने बात की थी। तो आंतरिक पेलोड ये विमान के अंदर ही मिसाइल कैरी की जाती हैं और इसके ऊपर ये कवर से कवर्ड हो जाता है, स्टेल्थ कवर से। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो मिसाइल्स होती हैं वो हमारी स्टेल्थ नहीं होती। अगर हम उसे यहाँ बाहर विंग्स पे कनेक्ट करेंगे तो ईएम्स वेव्स उनसे टकरा करके वापस जाएंगी और हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो डिटेक्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर मिसाइलें इसके अंदर ही फिट कर दी जाती हैं। जो F-35 लड़ाकू विमान है, ये F-35 का ही बैक एरिया है, तो इसमें जो है इसके अंदर ही ये मिसाइल्स कैरी करता है, जिससे कि जो इससे ईएम वेव्स टकराती हैं वो इस मिसाइल से, यहाँ जो आपकी मिसाइल्स अंदर छुपी रहती हैं उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाती, ना ही इस फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर पाती हैं और ये प्लेन पूरी तरीके से रेडार में अदृश्य हो जाता है। रेडार में अदृश्य होने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता, हमें दुश्मन देश की जो सेना है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती और दुश्मन देश की सीमा में अंदर तक जा करके ये अटैक कर सकता है। दूसरे हमने बात की थी एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसे काम करता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम में देखिए, एक एयर डिफेंस सिस्टम में आपका एक रेडार होता है और इस रेडार से ही लगा हुआ एक मिसाइल बैटरी सिस्टम होता है। ये रशिया का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसमें दिखाया गया है। तो जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे टैकल करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को पूरी तरीके से जैम कर देता है, जिसके थ्रू ये रेडार हमारा काम कर रहा था। और जब रेडार बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे एक योद्धा है, उस योद्धा की अगर आंखें फोड़ दी जाएं तो योद्धा के पास तलवार तो होगी, ये उसकी तलवार है, तो उसके पास तलवार तो होगी, ठीक है, पर उसे किस डायरेक्शन में कहाँ चलाना है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता। उस स्थिति में हमारा जो मिसाइल बैटरी है ये बेकार हो जाती है, क्योंकि हमारे पास आंखें ही नहीं है कि इसे हमें कहाँ चलाना है, किस पर चलाना है। तो उस स्थिति में हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लॉक ही नहीं करता, जबकि उसकी लोकेशन को ढूंढ करके मिसाइल से उसे नष्ट करने में भी सक्षम है। तो उसे उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पहले आपका नष्ट करता है, उसे जैम कर देता है, जैम करने के बाद उसे ढूंढ के नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद इस मिसाइल बैटरी भी कोई यूज़ की नहीं रह जाती और इसे भी वो आसानी से नष्ट कर सकता है। और एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश का नष्ट हो जाता है तो आप उसकी सीमा में अंदर तक घुस सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी आपने डिसाइड किया है टारगेट, उसको हिट करके, उसको नष्ट करके आप वापस अपनी देश की सीमा में आ सकते हैं। इस तरीके से फाइटर प्लेन और एयरक्राफ्ट पायलट दोनों ही सुरक्षित तरीके से वापस लौट आते हैं। तो ऐसी ही इस टेक्निक पर हमारा देश भी काम कर रहा है कि स्टेल्थ टेक्निक के प्लेन डिज़ाइन किए जाएँ, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे करके हमारा जो टारगेट है, जहां हमें जो बॉम्ब या मिसाइल गिरानी है, उसे हम नष्ट करके अपनी सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से कर सकें। हालांकि इस फ्रेटर प्लेन को आने में अभी कुछ समय ज़रूर लगेगा और
कुछ समय बाद ही यानी 2025 के आसपास ये हमारा फर्स्ट फेज की उड़ान लगभग संभव है। और इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगभग 2027 से 28 के बीच में हमारी भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हो पाएगा। तो अभी इसमें आने में थोड़ा सा समय है, पर ये पूरी तरीके से जब इंडिजीनियस होगा तो इसका देखिए, इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमारी सुरक्षा, जो हमारी वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है वो तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसे हम चाहें तो दूसरे देशों को इस टेक्निक को या इस फाइटर प्लेन को बेच करके अच्छी खासी हम अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेल्थ प्लेन हैं इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो? इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद है और ऐसे वीडियो ही पसंद हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज प्लस चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।